हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का 2025 एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए है। तो ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, मांग क्या है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको आप कॉपी में नोट करके आप आराम से याद करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मांग क्या है तो याद रखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें आती है। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं आती है या बहुत सारी ज़रूरत आती है। जिन आवश्यकताओं को वास्तविक रूप से हम पूरा कर लेते हैं उसको हम लोग मांग बोलते हैं। मान लीजिए हमारा मन कर रहा है बाइक भी खरीदने का, हमारा मन कर रहा है घर भी बनाने का, हमारा मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ हमारा खरीदने का मन करता है। तो जो चीज़ मन कर रहा है वो हमारा वास्तविक रूप से पूरा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मांग बोलते हैं। अगर वास्तविक रूप से पूरा नहीं हुआ लेकिन हमको मन तो कर रहा है खरीदने, तो वो हमारा मांग नहीं हो बल्कि वो हमारा इच्छा है। क्योंकि इच्छा तो बहुत सारी चीज़ खरीदने का करता है लेकिन हम लोग का पूरा क्या होता है, वास्तविक रूप से बहुत कम ही चीज़ पूरा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। आगे देखिए, मांग का नियम क्या है। तो मांग का नियम समझने से पहले ये याद रखिएगा, मांग और मात्रा के बीच में ऑपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। अगर कीमत बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक मांग घट जाएगा, अगर कीमत घटेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, मांग बढ़ जाएगा। अब देखिए वही बात यहाँ लिखा है, मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर मांग जो है एक कीमत और मात्रा के बीच में विपरीत संबंध बतलाता है। यदि वस्तु की कीमत कम हो तो वस्तु अधिक मात्रा में खरीदते हैं एवं वस्तु की कीमत बढ़ गई हो या ज़्यादा हो तो वस्तु कम मात्रा में खरीदते हैं। ये आपको मांग का नियम कहलाता है। अब मांग का नियम का आप एक टेबल भी बना सकते हैं। इस तरह से टेबल बना दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कीमत हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कीमत अभी 10 रुपया है तो हम लोग 6 केजी खरीद रहे हैं। जैसे कीमत 6 रुपया हो जाएगा तो हम लोग क्या खरीदने लगेंगे, 8 केजी खरीदने लगेंगे। जैसे कीमत 4 रुपया हो जाएगा तो हम लोग कितना, 10 केजी खरीदने लगेंगे। देखिए कीमत घट रहा है तो हम लोग देखिए मांग बढ़ रहा है, लेकिन जैसे कीमत 4 है तो हम लोग 10 केजी खरीद देते हैं। जैसे कीमत 6 हो जाएगा तो 8 केजी खरीदने लगेंगे। तो ये जस्ट उल्टा रिलेशन बनता है। आगे देखिए, मांग के नियम की मान्यताएँ क्या है। मांग के नियम की मान्यता अगर पूछेगा तो आपको ये चीज़ लिखना होगा। यह मानकर चलना होगा कि पहला कंडीशन होना चाहिए, उपभोक्ता की आय में, इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी मांग के नियम के मान्यता काम करेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, उपभोक्ता के रुचि, स्वाद, पसंद आदि में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी आपको मांग जो आपका ये हम लोग देख रहे हैं मांग के नियम की मान्यता काम करेगा। तीसरा क्या बोल रहा है, संबंधित वस्तु की कीमत में भी कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान पहले से नहीं होना चाहिए। अब भविष्य में वस्तु की कीमत में चेंजेस का कोई भी संभावना नहीं होना चाहिए। ये बात को अगर ध्यान में रखकर ही मांग के नियम को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, पूर्ति क्या है। देखिए कटा हुआ है, पूर्ति क्या है, सप्लाई क्या है, जिसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। तो जब एक विक्रेता किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु को निश्चित कीमत, निश्चित समय एवं निश्चित स्थान, जब भी कोई चीज़ बेचेगा तो क्या होगा, एक निश्चित कीमत होगा, एक निश्चित समय होगा और एक निश्चित स्थान भी होगा। स्थान पर वस्तु को बेचने के लिए अगर तैयार है बाबू तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ति बोलते हैं, मतलब सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले सीमांत उपयोगिता क्या बोलता है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं किसी वस्तु को एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से, मान लीजिए 5 यूनिट अगर हम उपभोग करें, 10 यूटिलिटी हमें उपयोगिता मिल रहा है, लेकिन जैसे हम लोग 6 यूनिट को उपभोग करेंगे तो हमारा यूटिलिटी जो हमारा जो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से कितना अगर हमको अंतर होता है तो 5 का अंतर होता है, तो वही चीज़ सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उपभोग करने से अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है। पहले 5
इकाई उपभोग कर रहे थे तो 10 उपयोगिता मिल रहा था। जैसे 1 इकाई अगर बढ़ा दिए 6 इकाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या 15 उपयोगिता मिले। तो इसके जो डिफरेंसेस 5 निकल गए, यही हमारा क्या सीमांत उपयोगिता कहलाता है। तो वही बात यहाँ लिखा है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसी को ही तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आगे देखिए, आगे कुल उपयोगिता चलिए हम लोग समझते हैं। तो कुल उपयोगिता क्या है? उपभोग की सभी इकाइयों को उपभोग से उपभोक्ता की जो उपयोगिता मिलती है उसको हम लोग क्या कुल उपयोगिता बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए कुल उपयोगिता भी हमारा क्लियर हो गया। देखिए इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताएं। इसी तरीक़े से हमारा पार्ट 2 वीडियो आएगा, पार्ट 3 वीडियो आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इसी वीडियो में इसी तरह से आपको बार बार बताया जाएगा, ताकि आपका फाइनल एग्जाम में इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।